अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या जिसे डेरिवेटिव भी बोल लिया जाता है उसके मतलब कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से 24 तक ये दो सवाल हम आज सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह एक मरतबा हम अपनी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। स्लोप कह सकते हैं इसको, आप इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं, इसको आप डेरिवेटिव कह सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन लेट्स अज्यूम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दिस डेफिनेशन, ये जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और इनफैक्ट इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं या डेरिवेटिव भी कह लेते हैं। इस फंक्शन f का डेरिवेटिव एट पॉइंट x नोट, यानी इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू दिस वन। ये जो आपको न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय एच हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। अगर आप लिमिट के बगैर इस डेफिनेशन को देखें तो ये हमारे पास स्लोप बनेगी सेकेंड लाइन की, लेकिन ये चूँकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं डिटेल में ग्राफिकली भी, अगर आप अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल चेंज को ज़ीरो का अप्रोच करते हैं, एज को ज़ीरो का अप्रोच करते हैं, तो आपकी सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट होती है तो ये आपको फिर स्लोप प्रोवाइड करता है टेंजेंट लाइन की, और यही बेसिकली डेरिवेटिव भी होता है। इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज इसी से रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मॉडल कह सकते हैं गिवन होगा और एक ग्राफ गिवन होगा, और उसकी मदद से नीचे दिए गए प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये एक फिनोमिना जो गिवन है, दिस इज़ ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। ये एक सेल्स हैं जैसे बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं। तो एक ना लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके अंदर जो आपके पास सेल्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप ग्राफ पे चलें डायरेक्टली आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को आवर्स में, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पढ़ें इसको, ये सेल्स आर ग्रोन इन एन ऑटोमेटेड सेल कल्चर सिस्टम दैट काउंट्स द नंबर p ऑफ सेल्स प्रेजेंट एट आवरली इंटरवल्स। यानी अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें, जब हम अपने स्टार्ट किया था शुरू में तो ये 50 के गैप से चल रहा है। ठीक है, तो ये अराउंड 10 होंगे, और 1 आवर आफ्टर पहले घंटे के अंदर इनकी क्या तादाद हो गई, वो कोई 10 के करीब ही रही, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई। सेकेंड आवर में थोड़ी सी और ऊपर गई, इसको आप 25 बोल सकते हैं। थर्ड आवर में इसको आप एग्जैक्टली 50 तो नहीं है, 48 कह सकते हैं। फोर्थ आवर में ये कोई 75 या 76 इनकी तादाद हो गई। ठीक है, काउंट है ना ये बेसिकली पी जो है। और हमने करना बेसिकली ये है कि फर्स्ट पार्ट में अगर देखें वो कह रहा है कि जस्ट एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ मेंट बाय द डेरिवेटिव पी प्राइम ऑफ 5, इसका मतलब क्या है और इसके साथ में इसका यूनिट क्या होगा। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमें इसको फाइंड आउट नहीं करना अभी के लिए, जस्ट बताना है कि पी प्राइम ऑफ 5 का क्या मतलब है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज सिंपली रेट ऑफ चेंज, क्योंकि डेरिवेटिव भी इनफैक्ट रेट ऑफ चेंज होता है ना। तो पार्ट ए का आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पी प्राइम ऑफ 5 जो है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स में जो तब्दीली आ रही है, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपके पास है रेट ऑफ चेंज, और दिस इज अगर आप गौर करें ना पी प्राइम ऑफ 5 है, तो ये कब रेट ऑफ चेंज होगा, व्हेन t इज इक्वल टू 5, यानी 5th आवर में, व्हेन t इज इक्वल टू 5, दैट्स इट सिंपली। सेकेंडली वो पूछ रहा है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका सिंपल यूनिट होगा नंबर ऑफ सेल्स पर आवर, क्योंकि ये आपका वर्टिकल एक्सिस नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाय आवर्स है। तो आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स, एक घंटे में कितने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये इसका यूनिट है पर आवर। ठीक है, 1 आवर के हिसाब से। ओके, अब आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट पूछा है विच इज़ लार्जर पी प्राइम ऑफ 2 या फिर पी प्राइम ऑफ 3, और इसके रीज़न बता दें। आप इसको ग्राफिकली देख सकते हैं, इससे पहले हम टेंजेंट लाइन का टॉपिक सीख चुके हैं इसी सेक्शन में। तो आप क्या करेंगे, 2 पर और 3 पर टेंजेंट लाइन्स प्लॉट करके देख सकते हैं। ये सब कुछ रफ होगा, एक बात आपने याद रखनी है,
ये सब कुछ रफ होगा इसमें। सॉरी ये देखें ना, लेट्स से ये आपके पास टेंजेंट लाइन जो है ना ये 2 पर है। इसी तरह से मैं एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ 3 के ऊपर भी, ठीक है ना। 2 को पास करके जा रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बेसिकली। तो ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रही है, लेट्स अज्यूम कि ये टेंजेंट लाइन हमने 3 पे लगाई है, यानी ब्लैक कलर में जो लाइन आ रही है दिस इज़ पी प्राइम ऑफ 3, और ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है दिस इज़ पी प्राइम ऑफ 2। पता कैसे चलेगा कि कौन सी इसमें से बड़ी है, विच इज़ लार्जर? तो इसका सिंपल मतलब है, वैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो लाइन होती है ना, अगर वर्टिकल होगी तो इसकी स्लोप होती है इन्फिनिटी, क्योंकि स्लोप का फार्मूला है राइज ओवर रन। तो इस केस में रन 0 है, सारा राइज ही राइज है ना, ठीक है। और अगर आपके पास लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाए, ये वर्टिकल थी, अगर हॉरिजॉन्टल आ जाए तो इसमें आपके पास राइज 0 होगा, रन ही रन है सब। तो 0 ओवर रन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये लाइन की स्लोप 0 है, वर्टिकल लाइन की इन्फिनिटी है। जैसे जैसे आप अपने इस हॉरिजॉन्टल को ऊपर करेंगे स्लोप ज़्यादा हो जाएगी, मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे और स्लोप ज़्यादा, और करेंगे थोड़ा सा इसको इसकी वर्टिकल लाइन की तरफ लेके जाएंगे और ज़्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन कर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस सब को देखते हुए आप इजीली मेरे ख्याल में बता सकते हैं फिर किसकी स्लोप ग्रेटर होगी, कौन वर्टिकल के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो वर्टिकल से आप कह सकते हैं कि किसका एंगल कम बन रहा है, तो वो पी प्राइम ऑफ 3 का है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली ये बी पार्ट है, चूँकि आप चलें हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं जी, पी प्राइम ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन पी प्राइम ऑफ 2, दैट्स इट, ठीक है। गिव अ रीज़न आपको बता चुका हूँ, ये हमने स्लोप्स की मदद से इसको देखा है। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे पास इसका सी पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ से मिस हो गया मेरे से, तो बरल में उसने इसमें गिवन क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। उसने एक हमें ना फॉर्मूला दे दिया इसके लिए, ठीक है। हमारे पास एक कर्व को रिप्रेजेंट करने वाला उसने हमें एक फंक्शन बता दिया है, वो मैं फंक्शन आपके सामने पहले लिख देता हूँ, फिर उस फंक्शन की मदद से हमने इसके लिए ये बाकी का काम करना है। तो फंक्शन उसने दिया है जी पी ऑफ टी, यानी ये टी का फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू 6.1 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 9.28 टी प्लस 16.43। ये इसने इसमें गिवन दिया हुआ है। हमें करना बेसिकली ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, यानी हमें पी प्राइम ऑफ टी फाइंड करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 5। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो ये हम फिर क्योंकि कर्व गिवन है तो ये हम फिर फार्मूला को यूज़ करते हुए ये काम करने वाले हैं, जो अभी फार्मूला आपको मैं बता के आया हूँ। एक मरतबा वैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, पी प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज 0, फंक्शन के अंदर कुछ आप इंक्रीमेंट करेंगे विच इज़ एच बेसिकली, माइनस फंक्शन इटसेल्फ, ये आपका वर्टिकल चेंज आ गया, डिवाइडेड बाय एच विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल चेंज, दैट्स इट। अब आपको 2 काम करने हैं, बल्कि एक ही काम फिलहाल के लिए करें, पी ऑफ टी प्लस एच फाइंड करना है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर टी है ना, तो टी प्लस एच से दोनों तरफ रिप्लेस कर दें, क्लियर है। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पर काम करने लगा हूँ, वी हैव लिमिट एच अप्रोचेज 0, ये डिवाइडेड बाय एच को मैं अलग से लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, वो फिर पूरी नीचे लाइन लगानी पड़ती है। तो हाँ जी, पी ऑफ टी प्लस एच क्या बनेगा, 16.1 टी स्क्वायर प्लस एच नहीं करना, टी को रिप्लेस करना है टी प्लस एच के साथ, तो ये फिर टी प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 9.28, अगेन टी को रिप्लेस कीजिए टी प्लस एच के साथ, प्लस 16.43, ठीक है। ये हो गया पी ऑफ टी प्लस एच माइनस पी ऑफ टी, क्लियर है। तो पी ऑफ टी की वैल्यू एज इट इज़ लगा दें, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर फंक्शन लगा लें 6.1 टी स्क्वायर माइनस 9 दिस इज़ नॉट 928, दिस इज़ 9.28 टी, और देन वी हैव प्लस का 16.43। सो इससे हम इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व आउट करना है। आप डायरेक्टली 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि उसे न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने न्यूमरेटर का कुछ सोल्व करना है, और ये काम मैं अब आप पे छोड़ने लगा हूँ।
ठीक है। सॉल्व करने के बाद या पहले भी, क्योंकि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज मेजर करना है t इज इक्वल टू 5 पर, तो आप जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ पे 5 लगा देंगे, ठीक है। तो इस सब को सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला ओपन करें, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सब कुछ करने के बाद आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ये बनेगा जी 61.0 या 61 ही लिख सकते हैं, एच प्लस 6.10 या 6.1 वंस अगेन लिख लेते हैं, एच स्केयर माइनस 9.28 एच एंड दिस डिवाइडेड बाय एच। ये सब कुछ करने के बाद t इज इक्वल टू 5 पुट करने के बाद फाइनल ये एक्सप्रेशन बना हमारे पास। अब आप इसमें न्यूमरेटर में से h को कॉमन लीजिए, h को कॉमन ले सकते हैं, वी हैव लिमिट h अप्रोच 0, h कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा 61 ओके प्लस 6.1 h, क्योंकि एक h कॉमन चला बाहर चला गया था, देन माइनस 9.28 एंड दिस डिवाइडेड बाय h। तो ये h और h कैंसिल। अब आप अलबत्ता इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 61 इज़ अ कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 6.1 h की जगह पर 0 माइनस 9.28, ठीक है। तो ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 61 में से जब आप माइनस करेंगे 9.28, हमारे पास आ जाएंगे जी इसका आंसर कोई, हम अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं लिखना चाहूँ तो 52 आ जाएगा, या बल्कि हम 51.72 ही लिख देते हैं, जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 51.72। इसको हमें अप्रॉक्सीमेटली ही लिखना चाहिए, क्या बल्कि इक्वल ही है ये तो बेसिकली, ठीक है। ओके हो गया। सेल्स पर आवर, ये इसका यूनिट है जो भी आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, इतने नंबर ऑफ सेल्स पर आवर के हिसाब से, ठीक है। ऑल राइट, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे। सिमिलर क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग, इसकी स्टेटमेंट है, एक बार ज़रा इसको रीड आउट कर लेते हैं। वो कह रहा है जी, ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1 द इफेक्टिवनेस ई ऑफ अ पेन किलिंग ड्रग, कोई उसने ड्रग ले रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बता रहा है। आफ्टर एंटरिंग टी आवर्स आफ्टर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, खून में जाने के बाद उसके किस तरह से उसने उसको इफेक्टिव किया, इफेक्टिवनेस कितनी थी वो उसने ग्राफिकली बताया हुआ है। यानी स्टार्टिंग में 0 पे वो 0 इफेक्टिवनेस थी, ठीक है। 1 पहले घंटे के बाद वो 0.4 हो गई, दूसरे घंटे के बाद 0.8, 3 पे जाके वो मैक्सिमम यानी 1 पे चली गई थी, ठीक है। फुल इफेक्टिव कह सकते हैं। और जैसे जैसे फिर तीसरे घंटे के बाद आप जा रहे हैं, चौथे घंटे में फिर कम होनी शुरू हो गई, अल्टीमेटली 5वें से भी बल्कि पहले ही कोई 4.8 कह लें या 9 कह लें, फिर वापस ख़त्म हो गया, उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो वो पूछना चाह रहा है पहले पार्ट में, एट व्हाट टाइम्स डज द इफेक्टिवनेस अपीयर टू बी इंक्रीजिंग, यानी किस टाइम इंटरवल के अंदर, हमें वो टाइम इंटरवल बताना है जिसके अंदर ये इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। एंड व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव एट दोज टाइम्स, और उन नंबर्स पर, उन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव का क्या बिहेवियर है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो दिस इज़ ओवर पार्ट ए। ग्राफिकली देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन पॉजिटिव होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। पता है ना इंक्रीज़ क्या होता है, ये बिहेवियर इंक्रीज़ का है और ये बिहेवियर डिक्रीज़ का है। यानी जैसे आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करें, अगर तो वैल्यूज़ बढ़ती जाएँ तो इंक्रीज़ है, अगर आप लेफ़्ट से राइट मूव करें तो वैल्यू देखें ना, इस केस में आपके पास कम हो रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं, ये डिक्रीज़ कर रही हैं। तो 0 से 1 तक, 0 से 3 तक, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है 0 से 3 तक, आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन लगा लें, देख लें जी, जिस मर्जी पॉइंट पर लगा लें, आपके पास हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन इंक्रीज़ करती हुई दिखाई देगी। तो आप पहले तो ये लिख सकते हैं जी, वो इंटरवल कौन सा है, वो 0 से लेकर 3 तक है, फ्रॉम t इज़ इक्वल टू 0 टू t इज़ इक्वल टू 3 इट अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग। और फिर डेरिवेटिव उनमें पॉजिटिव है, टेंजेंट लाइन से हमें पता चल गया, आप सिंपली लिख सकते हैं डेरिवेटिव एट दीज पॉइंट्स इज पॉजिटिव, दैट्स इट। यही था इसका पार्ट ए। अब आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर, एक बार स्टेटमेंट को समझ लें। पूछना चाह रहा है, एट व्हाट टाइम वुड यू एस्टिमेट दैट द ड्रग रीचेज इट्स
मैक्सिमम इफेक्ट्स, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। वो कह रहे हैं कि किस टाइम पे डेरिवेटिव जो ड्रग एस्टिमेट द ड्रग रीचेज एट इट मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, मैक्सिमम कितनी है 1 है, तो किस नंबर पे 1 पे जा रही है वो, सिंपली 3 पे देखें तो ये 1 पे जा रही है, यानी थर्ड आवर में व्हेन t इज इक्वल टू 3 आप कह सकते हैं इसकी इफेक्टिवनेस जो थी वो फुल इफेक्टिव थी वो, ठीक है। आप इसके आंसर में लिख सकते हैं जी एट t इज इक्वल टू 3, सिंपल, एट t इज इक्वल टू 3 इट्स इफेक्टिवनेस रीचेज टू मैक्सिमम। और कह रहे हैं 3 पर आपका क्या ख्याल है डेरिवेटिव के बारे में, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो 3 पर डेरिवेटिव आप टेंजेंट लाइन से बता सकते हैं, प्लॉट कीजिए ज़रा 3 पर टेंजेंट लाइन, वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हम जानते हैं 0 होती है, का मतलब है डेरिवेटिव फिर 0 होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। यू कैन जस्ट राइट डाउन एट t इज इक्वल टू 3, सॉरी डेरिवेटिव इज 0 सिंपली। और यहाँ से हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली कि जहाँ पर आपका डेरिवेटिव 0 होगा वो पॉइंट आपका इस केस में तो मैक्सिमम है ना, मिनिमम भी हो सकता है, क्योंकि अगर फंक्शन कुछ इस तरह से हुआ तो वो मिनिमम हो जाएगा। इस चीज़ को आगे जाकर हम यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव जहाँ पर 0 होता है वो पॉइंट या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। खैर ये चीज़ें बात की करने वाली हैं। अभी तक देखें यहाँ तक हम कर चुके हैं, यहाँ तक एक और बात वो पूछ रहा है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव एज टाइम इंक्रीजेज इन 1 आवर बिफोर, 1 घंटा पहले, बिफोर योर एस्टिमेटेड टाइम। तो हमने एस्टिमेट किया है t इज इक्वल टू 3, 1 घंटा पीछे चल जाए तो वो 2 से 3 तक बनता है। तो कह रहे जी व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द डेरिवेटिव, ठीक है। तो सिंपली 2 से 3 तक आप कहीं पर भी स्लोप टेंजेंट लाइन प्लॉट करते हैं इस इंटरवल के अंदर, कहीं पर भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी डेरिवेटिव आपको नज़र आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव, सिंपली इंक्रीजिंग है ना, मतलब इंक्रीजिंग की इन अ सेंस कि आपके पास ये स्लोप जो है इसकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, ओ सॉरी डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। अगर आप इसको देखते हैं 2 से 3 तक ना, ठीक है ना, तो सिंपली डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, और उसने हमें यही बताया हुआ, पूछा हुआ है कि डेरिवेटिव के बारे में क्या ख्याल है, एंड दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो फिर आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कुछ इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।